शुरू करने जा रहे हैं। सम्राट अशोक, मौर्य वंश का तीसरा शासक होगा अशोक, है ना। अशोक के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बिंदुसार को पढ़े। बिंदुसार के पहले मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े, है ना। आज जो पढ़ेंगे वो अशोक को पढ़ेंगे। अशोक की बात करें हम लोग, मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ, तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक भी हुआ और बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी हुआ। मौर्य वंश का तीसरा शासक, और ये जो तीसरा शासक था कौन था? अशोक। अशोक की बात करें तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक के रूप में, है ना, मौर्य वंश के शासक के रूप में 269 ईसा पूर्व, कब? 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने मगध पर मौर्य वंश के शासक के रूप में काम किया था। मौर्य वंश का तीसरा शासक के रूप में किया था। इसके बारे में, अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस तरह से कि सबसे पहला जानिए कि जो अशोक है, अशोक को मास्की अभिलेख में, है ना, ये जो मास्की अभिलेख है, इस मास्की अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है? मास्की अभिलेख में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, अशोक वर्धन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में। उसी तरह अगर हम लोग बात करें आगे, अशोक को गुजरा अभिलेख में, गुजरा अभिलेख, इस गुजरा अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? गुजरा अभिलेख में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। ये याद रखिएगा, देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी भी मिलेगा, खैर उस पर नहीं जाना है, दोनों एक ही बात है। गुजरा अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है? देव नाम प्रियदर्शी। और अशोक को मास्की अभिलेख में किस नाम से जाना गया है? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है ना। अशोक का विवाह की बात करें, अशोक का विवाह, अशोक का विवाह जो हुआ था, अशोक का विवाह, इनका विवाह हुआ था, इनका जो विवाह हुआ था उज्जैन की राजकुमारी थी, उज्जैन, उज्जैन की राजकुमारी, उज्जैन की राजकुमारी जिसका नाम था महादेवी। क्या नाम था? महादेवी, महादेवी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो उज्जैन है मध्य प्रदेश के अंदर है, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, इसी उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था सम्राट अशोक, है ना। जिस समय बिंदुसार मगध पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने इस उज्जैन का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? अशोक को, है ना। इसी उज्जैन की राजकुमारी है जिसका नाम है महादेवी, इन्हीं से अशोक का विवाह हुआ। ये पहला विवाह हुआ था, ये प्रथम विवाह था, ध्यान रखिएगा, ये जो था प्रथम विवाह था। और विवाह होने के बाद इसी महादेवी से उनको एक महेंद्र पुत्र, और महेंद्र पुत्र और संघमित्रा पुत्री की प्राप्ति हुई, संघमित्रा पुत्री की प्राप्ति हुई थी। ये महेंद्र और संघमित्रा। अगर महेंद्र और संघमित्रा के बारे में थोड़ा सा बात करें, जब अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करता है, यानी कलिंग युद्ध को जीतता है और बौद्ध धर्म को अपनाता है, तो यही महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वही महेंद्र है और संघमित्रा है। क्लियर है इतना? तो ये कुछ हो गया, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक, जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक मगध पर मौर्य वंश का तीसरा शासक के रूप में इन्होंने शासन किया था। मास्की अभिलेख में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। मास्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। गुजरा अभिलेख में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया, ठीक है। गुजरा अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक का विवाह, इसका दो विवाह हुआ था। प्रथम विवाह जो हुआ था उज्जैन की राजकुमारी थी जिसका नाम है महादेवी, इसी महादेवी के साथ हुआ था, और उसके बाद इनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम है महेंद्र, और दूसरा संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को जब अशोक ने
कलिंग विजय किया, कलिंग विजय पर प्राप्त किया, कलिंग युद्ध को जीता, तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। दूसरा विवाह की बात करें ना, अशोक का प्रथम विवाह तो हम लोग देख लिए उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से हुआ, और उसके बाद अशोक का दूसरा विवाह की बात करें तो अशोक का दूसरा विवाह जो हुआ था, ये हुआ था कारुबाकी के साथ। दूसरा विवाह कलिंग युद्ध के विजय के बाद ही, कलिंग युद्ध को जब जीता था अशोक ने, कलिंग युद्ध के विजय के बाद, कलिंग युद्ध के विजय के बाद किनके साथ हुआ था? ये हुआ था कारुबाकी, माना कि कलिंग का ही एक राजकुमारी थी, कलिंग का ही राजकुमारी थी जिसका नाम था कारुबाकी, यहाँ की राजकुमारी थी जिसका नाम था कारुबाकी। इन्हीं के साथ में इनका विवाह हुआ था, दूसरा विवाह। ध्यान रखिएगा, अशोक का दूसरा विवाह कलिंग युद्ध विजय के बाद राजकुमारी कारुबाकी के साथ हुआ था, है ना, कारुबाकी के साथ हुआ था। और उत्तराधिकारी जो हुआ था, इसी यहीं से इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था कुणाल। इनका एक पुत्र था, इस पुत्र का नाम क्या था? कुणाल। और यही कुणाल जो था ना, कुणाल, इसका उत्तराधिकारी हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी है ना। तो प्रथम विवाह जो महादेवी के साथ हुआ, जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी, वहां से उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति हुई। और पुत्र जो महेंद्र हुआ और पुत्री संघमित्रा हुआ, उनको तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। और दूसरा विवाह जब इन्होंने कलिंग युद्ध जीता था, कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त किया, तो वहां की राजकुमारी थी जिसका नाम है कारुबाकी, और इसी कारुबाकी के साथ इन्होंने विवाह किया और यहाँ से इनको एक पुत्र प्राप्ति हुई, और इस पुत्र का नाम क्या है? कुणाल। और यही कुणाल जो हुआ, इसका उत्तराधिकारी हुआ, अशोक का उत्तराधिकारी। आगे कुछ बात करें ना, इसी कुणाल का एक पुत्र था जिसका नाम था दशरथ। ये भी ध्यान रखिएगा, अभी आगे देखेंगे। इनके कुणाल के पुत्र का क्या नाम था? दशरथ। ये कुछ याद रख लीजिएगा, दशरथ, है ना। ये कुणाल का पुत्र था दशरथ, है ना। अशोक, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अशोक के द्वारा लड़ा गया जो प्रसिद्ध युद्ध और एकमात्र युद्ध था कलिंग का युद्ध। अशोक अपने जीवन में एक बड़ा युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध जो लड़ा था ना 261 ईसा पूर्व, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कलिंग का युद्ध अशोक ने किस वर्ष लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व के द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध, इसके बारे में समझिए। अशोक जो है, सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध, और ये जो युद्ध था, यही युद्ध था कलिंग का। ये कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध। अशोक के द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध वो कौन सा है? कलिंग का युद्ध। अगर कलिंग की बात करें, कलिंग वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? तो उड़ीसा के अंदर। ये कलिंग वर्तमान समय में किस राज्य में है? उड़ीसा। ये कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ हुआ करती थी? राजधानी, ध्यान रखिएगा, उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली। कहाँ थी? तोसली, है ना। कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ थी? तोसली। और ये जो युद्ध का मुख्य कारण था, युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो हाथी प्राप्ति के लिए। मुख्य कारण क्या था? हाथी प्राप्ति के लिए। हाथी प्राप्ति के लिए ये जो युद्ध हुआ था, किस लिए हुआ था? मुख्य रूप से हुआ था हाथी की प्राप्ति के लिए। और कलिंग का उस समय जो शासक था, कलिंग का शासक उस समय कौन था? इसके बारे में भी समझिए। कलिंग का शासक का नाम था नंदराज। कौन थे? नंदराज। कलिंग के शासक का क्या नाम था? नंदराज। और इसकी जो जानकारी हमको आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमको आपको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। जानकारी कहाँ से मिला? ये जानकारी जो मिला है, ये जानकारी मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख से। याद रखिएगा, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसकी जानकारी हमको आपको कहाँ से मिला? हाथी गुम्फा
अभिलेख से, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसको जो लिखा था खारवेल शासक था, चेदी वंश का एक शासक था जिसका नाम है खारवेल, याद रखिएगा। चेदी वंश का शासक, चेदी वंश का शासक था, और इस शासक का क्या नाम था? खारवेल, खारवेल, खारवेल ऐसे लिख लीजिए, खारवेल, है ना। इसके बारे में थोड़ा ये हो गया। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ अशोक, और अशोक ने अपने जीवन में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध था। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की बात करती है, जो कलिंग है, ये कलिंग इतना सा ध्यान रखिए, ये जो कलिंग है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण था हाथी प्राप्ति के लिए। और कलिंग युद्ध का उस समय जो कलिंग का शासक था, जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था, कौन था? नंद राज, है ना। इसकी जो जानकारी हमको आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में चेदी वंश का एक शासक था जिसका नाम है खारवेल, उन्होंने ही लिखा था। ठीक है। कलिंग की बात करें, वर्तमान समय में कलिंग किस राज्य के अंदर में है? तो उड़ीसा राज्य में। क्लियर है इतना? एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर छुटा था, ध्यान रखिएगा। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व ये कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था। इसका मुख्य कारण जो था वो हाथी प्राप्ति के लिए। ये समय ईस्वी जो है ना, ईसा पूर्व, जरूर ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था और इस पर विजय भी प्राप्त किया था। और इसी कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया। और इतना ही नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। युद्ध के बाद, है ना, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध जब जीता उन्होंने, उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त या इसी का अन्य नाम था निग्रोध। और ये निग्रोध जो थे ना, एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु। और इन्हीं बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपनाया। और यहीं पर इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया। तो यहां से एक सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है कि अशोक ने किनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था? तो उनका नाम है उपगुप्त या निग्रोध, है ना। क्या नाम है? उपगुप्त या निग्रोध। उपगुप्त या निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और साथ में इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। और इन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा किया। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा किया। बौद्ध गया की यात्रा किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा किया। इसके बाद आगे बात करें 20वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी बोलिए, और साथ में कपिल वस्तु, और ये है कहां पर? नेपाल की यात्रा पर गए, नेपाल। ये तीनों भी ध्यान रखिएगा। 20वें वर्ष में लुम्बिनी, कपिल वस्तु, नेपाल की यात्रा पर गए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के लोगों को इन्होंने कर मुक्त कर दिया था। यहाँ के लोगों को कर मुक्त किया था। यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देने के लिए कहा। यहाँ के लोगों को कर मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, कर दिया था। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा किया। बौद्ध गया
क्यों फेमस है? बौद्ध गया इसलिए फेमस है कि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे, है ना। और उसके बाद जो है 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की यात्रा पर गए और यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी या नेपाल में, है ना। और लुम्बिनी को इन्होंने क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किया था, याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अशोक है, इस अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किया था। श्रीनगर, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है, सीधा प्रश्न कि श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया? श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने श्रीनगर नामक शहर की स्थापना किया था। अशोक ने पशु बलि पर निंदा किया था, प्रतिबंध लगाया था। अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक ने पशु बलि पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया था। आगे ध्यान रखिएगा, अशोक ने भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है? सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है, जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। और ये कहां पर है सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में। इसका भी निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा, निर्माण कराया था। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? तो आप लोग आंसर करेंगे सांची का स्तूप। और इसका निर्माण कहां पर करवाया है? मध्य प्रदेश में। और किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने, याद रहेगा। अशोक ने भारत का सबसे ऊंचा स्तूप, सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में निर्माण कराया था। क्लियर है? यहाँ से जो प्रश्न बनेगा भारत का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था, है ना। और दूसरा याद रखिएगा, वाराणसी के पास, ये पहला हो गया। इसके साथ ही याद रखिएगा वाराणसी के पास सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारनाथ स्तंभ है ना, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। और इसी सारनाथ स्तंभ से ही भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया, है ना। और इस तरह से, और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होगा वो होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश के 3 शासक को जरूर याद रखिएगा आप लोग। पहला याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है अशोक। और हम लोग अशोक के ही बारे में पढ़े। साथ में इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ, है ना। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन और उसका जो फैक्ट दिया गया है लूसेंट में, उसको लूसेंट बुक में दिया हुआ है फैक्ट, उसको समझते हैं ना। तो इसमें पहला ही पॉइंट था कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। ये हम लोग देख भी चुके हैं। बिंदुसार जो मौर्य वंश का दूसरा शासक था, बिंदुसार की मृत्यु के बाद इसी का उत्तराधिकारी, इसी का पुत्र था जिसका नाम था अशोक। वैसे बिंदुसार को 101 पुत्र था, पीछे पढ़े थे। 101 पुत्र में अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर दिया था, एक को छोड़ा था जिसका नाम था 30, है ना। 30 को उन्होंने छोड़कर राजगद्दी हासिल किया था।
और ये राजगद्दी सिंहासन जो था मगध का साम्राज्य 3 वर्षों तक खाली रहा था यहाँ पर शासन के लिए, है ना। इस पर कौन शासन स्थापित करते, इस तरह से अशोक शासन स्थापित करने में सफल हुए थे और उन्होंने 99 भाई की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो इस तरह से बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ अशोक। अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब? 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर, यानी मौर्य वंश का तीसरा शासक के रूप में राज सिंहासन पर जो बैठा वह कब बैठा? 269 ईसा पूर्व, है ना। आगे बात करें तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जिस समय वो राज सिंहासन अपना करवाए, राजगद्दी पर बैठे, मगध का शासक बना, मौर्य वंश का तीसरा शासक बना, उसके बनने के पहले वो कहाँ का शासक, कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? अवंती यानी उज्जैन। यही अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन। अगला पॉइंट है मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है? अशोक के नाम से जाना गया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, हम लोग पीछे देखे, जिसमें से कि मास्की अभिलेख आया था, है ना। अगला पॉइंट बात करें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिए। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कबवें वर्ष कलिंग पर शासन स्थापित किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8वें वर्ष, है ना। सीधा इसमें प्रश्न में दिया है अशोक अपने राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय हासिल किया और वहां पर अपना शासन स्थापित किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तोसली। कलिंग वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर में है? कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा के अंदर, है ना। और इसी जो ये कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था, कलिंग पर जो विजय प्राप्त किया था, इसका मुख्य कारण क्या था? हाथी प्राप्ति के लिए। और इस समय कलिंग के जो शासक थे जिस पर आक्रमण किया था, उस शासक का राजा का नाम था नंदराज। क्या नाम था? नंदराज। आगे बात करते हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पटना में डायनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, ये कहाँ के राजा हैं? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, इन्होंने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था, है ना। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए कि अशोक के दरबार में मिस्र राजा फिलाडेल्फस ने किस राजदूत को भेजा था? तो आंसर क्या करेंगे? डायनिसियस। क्या आंसर करेंगे? डायनिसियस। आपको यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न जो आएगा कि डायनिसियस नामक एक राजदूत मगध पर यानी कि पाटलिपुत्र में किनके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। और डायनिसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र के राजा थे जिसका नाम था फिलाडेल्फस। क्या नाम था? फिलाडेल्फस। यही फिलाडेल्फस का एक और नाम था टॉलमी तृतीय, टॉलमी द्वितीय था, है ना। टॉलमी द्वितीय, इसी टॉलमी द्वितीय का एक राजदूत था जिसका नाम था डायनिसियस, और ये डायनिसियस अशोक के दरबार में पाटलिपुत्र में आए थे। क्लियर है? अगला पॉइंट है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। ये हम लोग पढ़े थे, उपगुप्त पढ़े थे। और उपगुप्त के साथ में एक और इसी का अन्य नाम था, क्या नाम था बताइए आप लोग? निग्रोध। हाँ, निग्रोध या उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। आगे बात करें, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अंडरलाइन कीजिएगा। आप लोगों के पास बुक होगा, उस बुक में देखिए दिया गया है अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियां का निर्माण। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बराबर की पहाड़ियां का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और इसमें आजीविकों को रहने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इस बराबर की पहाड़ी में जो अंदर में था उसका क्या क्या नाम था? तो कर्ज था, चौपार था, सुदामा था और विश्व झोपड़ी था। यहां से एक बार प्रश्न देखने के लिए मिला है कि बराबर की झोपड़ियों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? 3 इसका ऑप्शन था और 1 बाहर का था। बराबर की झोपड़ियों में शामिल है कौन कौन? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये चारों किसके अंदर शामिल है? बराबर, इसमें बराबर की पहाड़ियों में। क्लियर है? बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आजीविकों को रहने के लिए करवाया था। इसी बराबर की पहाड़ी के अंदर में
कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी आता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ये जो दशरथ है, दशरथ किनका पुत्र था? अशोक का पौत्र था, अशोक का पोता था, है ना। और पुत्र किसका था? अभी कुछ देर पहले जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर डिस्कस किए थे, कुणाल। हाँ, कुणाल का था। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे। हम लोग ये पीछे देखे, 2 विवाह किया था। पहला विवाह जो उन्होंने किया था, उज्जैन की राजकुमारी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? उज्जैन की राजकुमारी जिसका नाम महादेवी था। और इस महादेवी से इनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। और इन दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। दूसरी तरफ सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त किया तो इस कलिंग की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था कारुबाकी। और इसी कारुबाकी से इन्होंने विवाह किया था, दूसरा विवाह। और इसी कारुबाकी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था जिसका नाम था कुणाल। और इस कुणाल का पुत्र था दशरथ। ठीक है, आगे बात करें। अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी। ये हम, हाँ, अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी, ये द्रांगी, ये पीछे देखे थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उस समय श्रीलंका को सिंघल के नाम से जाना जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, उस समय श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? सिंघल। आगे है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख की जो परंपरा शुरू करवाया वो किसने शुरू करवाया? अशोक ने। और अशोक ने कितने शिलालेख का निर्माण करवाया था? कितने शिलालेख लिखवाए थे? 14 शिलालेख लिखवाए थे। और 7 जो है स्तंभ लेख लिखवाए थे इन्होंने। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ये पीछे भी हम लोग देखें, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिलता है। भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं उस अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी लिपि का, है ना। आगे बात करें, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। अशोक का जो अभिलेख है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। और ये 3 भाग क्या क्या है? तो पहला है शिलालेख जिसकी संख्या है 14, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा क्या है? गुहा लेख। ये 3 अभिलेखों में बांटा गया। और एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर, अशोक के शिलालेख का खोज 1750 में टी पेंथलर ने किया था, है ना। टी पेंथलर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अशोक के, सुनो बात नहीं कीजिए, अशोक के शिलालेख का जो खोज किया था वो टी पेंथलर ने किया था। जबकि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था वो जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था 1837 में। दोनों अलग अलग सवाल है, ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख का खोज 1750 में हुआ था टी पेंथलर के द्वारा, जबकि अशोक के शिलालेख को पढ़ा था सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने। दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई, जो अभी हम लोग पीछे देखे, है ना। जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, कब? 1837 में। अब है यहाँ पर अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसकी वर्णित विषय, यानी किस शिलालेख में क्या है। तो पहला शिलालेख की बात करें तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था अशोक ने। और इसका जो उल्लेख है किस अभिलेख के अंदर मिलता है? वो शिलालेख नंबर 1 में। दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। मनुष्य के साथ साथ में पशुओं की भी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, इसका जो उल्लेख किया है शिलालेख नंबर 2। पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप लोग स्टार लगाइएगा। तीसरा अभिलेख जो है, तीसरे अभिलेख में इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया कि वे 5वें वर्ष के उपरांत हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है, यानी धार्मिक नियमों का उल्लेख। और साथ में जितने भी राजकीय अधिकारी थे उन सभी राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया था कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। दौरा मतलब कि साम्राज्य में जितने भी क्षेत्र है उन क्षेत्र का दौरा करें और देखें कहां पर क्या कमी है, क्या ज्यादा है,
उस हिसाब से वहां की व्यवस्था करें। और उसमें धार्मिक नियमों की भी व्यवस्था की गई है शिलालेख नंबर 3 में। शिलालेख नंबर 4 की बात करें तो शिलालेख 4 में इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है ना। शिलालेख नंबर 4 में क्या है, अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। शिलालेख नंबर 5 की बात करें तो शिलालेख नंबर 5 में इस शिलालेख में धम्म महामात्यों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक ने जब कलिंग विजय किया था, कलिंग युद्ध को जीता था, उन्होंने धम्म महामात्य की भी नियुक्ति की थी। और उसी के बारे में ये जो जानकारी मिलता है किस शिलालेख के अंदर मिलता है, 5वां शिलालेख में। 5वां शिलालेख में क्या है, धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की थी इसी के बारे में जानकारी मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको विस्तार कीजिएगा। यहां से आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाएगा, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा आंसर करेंगे, शिलालेख नंबर 5। अगला है छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में क्या है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया। अशोक के 7वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तीर्थ यात्रा का उल्लेख। 9वां शिलालेख की बात करें, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार के बारे में जो कहा गया है अशोक के 9वें अभिलेख में, शिलालेख में। 10वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बढ़िया बात है। अशोक ने आदेश दिया था राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। ये बात कही गई है अशोक के किस शिलालेख में, 10वां शिलालेख में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के किस शिलालेख में राजा तथा उच्च अधिकारी को हमेशा प्रजा के हित में सोचने की बात कही गई है। किस शिलालेख में ऐसा लिखा गया है, शिलालेख नंबर 10 के अंदर। और शिलालेख नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म है ना, धम्म की व्याख्या की गई है 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख की बात करें, 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्यों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। वो कौन सा है, 12वां। 13वां शिलालेख की बात करें, इसको स्टार कीजिएगा, 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख को जरूर याद रखिएगा। 13वां और 7वां शिलालेख, अशोक द्वारा जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं उन सभी शिलालेख में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, 7वां। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, 7वां और 13वां। 7वें में ही तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा गया है, सबसे अशोक का सबसे लंबा शिलालेख। और साथ में तीर्थ यात्रा का वर्णन यानी धार्मिक यात्रा का वर्णन जो है वो किसके अंदर में, 7वां में है। और 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध है ना, 261 ईसा पूर्व में जो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था उसके बारे में जो चर्चा है, उसके बारे में जो उल्लेख है वो किस शिलालेख के अंदर है, 13वां। अगला 14वां शिलालेख की बात करें, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को कौन सा जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, धार्मिक जीवन। ये हो गया आपका 14 शिलालेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7। अशोक ने कितने स्तंभ लेख दिया है, 7। केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेखों की संख्या कितना है, 7, जो अलग। और किस भाषा में लिखा गया, किस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में। पहला अगर बात करें, पहला जो है वो है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किए। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें, यह कहाँ था, कौशाम्बी में स्थित था। और इस स्तंभ लेख को अकबर ने कहां पर लाया था, इलाहाबाद के किले में। दूसरा जो है वो है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करें, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, है ना। कहा, किसके द्वारा लाया गया, दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक। अगला दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है, इसको मेरठ से दिल्ली किसने लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने।
अगला है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल के द्वारा की गई, है ना। ये याद रखिएगा, रामपुरवा अभिलेख स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के कहाँ स्थित है? चंपारण में। इसका खोज कब हुआ है? 1872 में। और किसने खोज किया था? कार्लायल ने। पांचवा जो है लौरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। और छठा जो है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्तंभ लेख पर मोर का चित्र अंकित है। आगे है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ये पीछे क्लास में पढ़े थे। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी, है ना। अगला पॉइंट है अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, ये हम लोग देखे थे। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा किया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला पॉइंट है अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख कौन सी भाषाओं में? ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र में काफी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा आप लोगों के लिए कि अशोक के शासन काल में उपधा परीक्षण क्या था? उपधा परीक्षण क्या था? उपधा परीक्षण था अगर अशोक के दरबार में अगर कोई बड़े अधिकारी बनते थे तो उनकी काफी जांच पड़ताल की जाती थी, जिसे ही क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। क्लियर है? आगे बात करें तो सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सम्राट की सहायता के लिए यानी अशोक के दरबार में इनके सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था, जिसकी संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में सशस्त्र अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया था? ये अंडरलाइन कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में चर को क्या कहा गया था? या चर किसको कहा गया था? जासूस। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिए। अर्थशास्त्र जिसके लेखक की चाणक्य, कौटिल्य, है ना। इस अर्थशास्त्र में चर जो कहा गया था वो किसको कहा गया था? जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था? 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के शासन काल में अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 था, और इस प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों में प्रशासक किसको कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजक विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन जो किया गया था वो किस में किया गया था? विषय में किया गया था, जो विस्पति के अधीन होते थे। किनके अधीन होते थे? विस्पति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ये भी अंडरलाइन कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी उसे क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। और इस जिसका मुखिया कौन होते थे? ग्रामिक होते थे। और इसके जो मुखिया होते थे उसको क्या कहते थे? ग्रामिक। ये कुछ लंबा है अभी और, है ना, आगे कंटिन्यू अगले दिन करेंगे।